सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम। बोलो जनाब, मैं बहुत बहुत खुश आमदीद। मैं हूं असद निज़ामी, मेरे साथ हैं अली आफ्ताब। सर क्या हाल है? सर बहुत अच्छा हाल है और ख़बरें हर तरह की हैं हमारे पास। मेरे ख्याल में फौरी तौर पर उन पर जाना सर चाहिए। बिल्कुल सर, शुरू करते हैं सर। ये सर जो घरेलू मुलाजमीन होते हैं, स्टाफ होता है हर घर में, यहाँ पे पाकिस्तान में एक ऑब्वियसली एक निज़ाम है इस चीज़ का, लेकिन इसकी इनके बारे में जो गुफ्तगू है या कोई किसी किस्म की कानून साजी जो है वो आपको रेयरली देखने को मिलती है। अलबत्ता अब इस किस्म की चीज़ हुई है कि घरेलू मुलाजमीन को सालाना छुट्टियाँ और उसके अलावा ओवर टाइम मिलेगा और मालिक जो है रिकॉर्ड रखने के लिए पाबंद है। फॉर्म ए के तहत इनके बाकायदा एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स भी बनेंगे। उसके साथ साथ ये कहा गया है कि इनको पीने का साफ़ पानी, अच्छा खाना, आराम की जगह और दीगर और जो चीज़ें हैं जो इनकी राइट्स हैं वो पूरी तरह दस्तयाब होने चाहिए। तो ये अब स्लोली जो है एक प्रोसेस बनेगा। अब ये कितना इम्प्लीमेंटेबल है, ये कितना जो घरों के अंदर लोग होते हैं इसको कितना समझते हैं कि ये किया जा सकता है, हुकूमत इसको कितना इन्फोर्स करा सकती है, कितनी आगाही होगी मुलाजमीन की कि ये तमाम चीज़ें आप भी डिमांड कर सकते हैं, ये सारे सवाल हैं। जी सर, ये सारे सवाल हैं। अच्छा, जहाँ तक तो बात है इम्प्लीमेंट करवाने की, तो वो इम्प्लीमेंटेशन के लिए एक चीज़ तो जो की जा सकती है वो ये है कि आपको पता है कि अमूमन कई दफ़ा ये रिपोर्ट पुलिस को की जाती है कि जी घर पे जो डोमेस्टिक हेल्प है उसने कुछ चुरा लिया, जिसके बाद पुलिस आकर रिकवरी में मदद करवाती है। अच्छा, उसमें एक तो ये किया जा सकता है कि पुलिस ये कह सकती है कि जी अब अगर आपने रिपोर्ट की कि आपके घर पर कोई काम कर रहा था और आपको शक है कि उसने कुछ गलत किया है, तो जब तक आपके पास उसका प्रॉपर एम्प्लॉयमेंट रिकॉर्ड नहीं होगा तब तक हम उससे रिकवरी नहीं करवा सकते, क्योंकि हम उसको फिर आपका स्टाफ कंसिडर ही नहीं करते। अच्छा, अब बुनियादी बात यह है कि ये सारा कुछ करने की ज़रूरत क्या थी, और ये बड़ा अच्छा कदम है, हम इसमें खिराज तहसीन पेश करते हैं हुकूमत को। देर आए दुरुस्त आए, ये बहुत मेरे ख्याल में दहाइयों पहले हो जाना चाहिए था। और उसकी वजह ये है कि सबसे पहले पाकिस्तान जो है, मतलब कोई भी मुल्क अपना जो अनएम्प्लॉयमेंट का डाटा है वो अप टू डेट ही नहीं कर सकता अगर उसको यही नहीं पता कि कितने लोग जो हैं वो घरों में एम्प्लॉयड हैं। नंबर एक चीज़। नंबर दो चीज़ ये कि जाहिर है जो भी कहीं भी काम करता है वो इंसान है और उसके कुछ हुकूक हैं। वो जिस तरह से आपने कुछ चीज़ों का जिक्र किया कि पीने का साफ़ पानी, रिहाइश की साफ़ सुथरी जगह, उसके अलावा सालाना छुट्टियाँ, उसके अलावा ज़िंदगी के दौरान प्रोलॉन्ग्ड छुट्टियाँ, सो ऑन एंड सो फोर्थ। सो ये हक उनको देना चाहिए, मिलना चाहिए। तीसरी चीज़ ये है कि यहाँ पर क्योंकि कोई इस चीज़ के लिए कॉन्ट्रैक्ट ही साइन नहीं होता, इसलिए उन लोगों को अमूमन जो आपका सरकारी तौर पर मिनिमम वेज है वो भी नहीं दी जाती। सो ये सारे राइट्स इंश्योर करने के लिए ज़रूरी है कि कॉन्ट्रैक्ट हो। कॉन्ट्रैक्ट के बगैर तो राइट्स इंश्योर हो ही नहीं सकते इन द फर्स्ट प्लेस। सो ये बहुत अच्छी चीज़ है कि ये कर रहे हैं। अब लेकिन अगेन इम्प्लीमेंट कराने के भी हज़ार तरीके हैं। हम जो ये आपने भी तशवीश का इजहार किया, मुझे भी लगता है कि इम्प्लीमेंटेशन इसकी अच्छी नहीं हो सकेगी। उसकी क्या वजह? उसकी वजह ये है कि लोगों की मजबूरी। और लोगों की मजबूरी क्यों है? वो ये इस वजह से है कि लोअर इनकम ब्रैकेट में बहुत ज़्यादा ग्रोथ रेट है पॉपुलेशन को लेकर, और उनके पास वसाइल ऐसे नहीं हैं कि वो बच्चों को पढ़ा सकें, तालीम याफ्ता कर सकें, जिसके बाद वो कोई अच्छे काम, मतलब भाई अच्छे काम तो सब ही अच्छे होते हैं, लेकिन कोई ऐसे काम कर सके जिनका प्रॉपर रिकॉर्ड हो। तो वो लोग और ज़्यादा मजबूर हैं कि वो कहेंगे कि जी हमें ठीक है, आप मज़ीद कम पैसे दे दें, आप अच्छा हमें आपको एम्प्लॉयमेंट में लाने से टैक्स देना पड़ेगा, चले हम वो भी छोड़ देते हैं। वो और से और अपने राइट्स को ख़त्म करवाते जाएंगे सिर्फ इसलिए कि उनको कम से कम नौकरी मिल सके, क्योंकि इन्फ्लक्स बहुत ज़्यादा है इस तरह इस इनकम ब्रैकेट से लोगों का, और आगे कुछ ज़ाहिर है नहीं। सर बिल्कुल, इसके अंदर ये तो तमाम बातें बिल्कुल दुरुस्त हैं। ना सिर्फ ये बल्कि इसके अंदर एक और बहुत बड़ा फैक्टर है जो इस कॉन्ट्रैक्ट वाले मसले से हल हो जाएगा। हमने देखा है बड़े सालों से, जिसका आप भी हल्का सा तस्करा कर रहे हैं, कि अंडर एज जो लोग होते हैं
उनको भेज दिया जाता है कि जी हेल्पिंग हैंड आप बन जाएं। और मतलब अंडर एज से मेरा ये मतलब नहीं है कि 16, 17, मेरा मतलब है 8-10 साल के बच्चे, 11 साल 12 साल के बच्चे। ये हमने देखा है, ये अर्बनाइज्ड एरियाज़ के अंदर इनको एज स्टाफ रखा जाता है कि आप भी छोटे बच्चे चलें, आप हमारे बच्चे के साथ खेलें। एक बड़ी ही वायल हरकत है और इसको डिस्करेज करना चाहिए। एक बच्चे के जो खुद खेलने के दिन है या खुद पढ़ाई लिखाई करने के दिन है, अब वो वसाइल वाली बात अपनी जगह, बट एटलीस्ट आप एज एन एम्प्लॉयर तो अपने जहन में कॉन्शियसली कह सकते हैं कि जी हमने इस तरह के बच्चों को तो नहीं हायर करना ना। एक तो ये बात, अब कॉन्ट्रैक्ट से वो चीज़ भी होती है ऑब्वियसली, क्योंकि एक शख्स जो 18 साल से कम की उम्र का हो वो किसी एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट में दाखिल नहीं हो सकता, वो कॉन्ट्रैक्ट वॉइड होगा। अच्छा, एक तो ये बात होगी। दूसरा सर, इसके अंदर फिर और भी चीज़ें हैं कि इस वक्त जो एम्प्लॉयड हैं लोग, जैसे मैं पहले कह रहा था, क्या इस खबर, चले हम तो बात कर रहे हैं अपने शो पे, क्या ये आपने कोई इस किस्म की कैंपेन चलाई है या चलाएंगे जिसके अंदर जो स्टाफ है इटसेल्फ कहे जी कि साहब मुझे ये पता चला है कि आपका और हमारा कॉन्ट्रैक्ट होने को है, तो आप कॉन्ट्रैक्ट कर लें मेरे साथ, ताकि आपकी भी सेफ्टी हो, मेरी भी सेफ्टी हो। अब जो कुछ समझदार लोग हैं वो शायद खुद ही अपने स्टाफ को कहें जी अब कॉन्ट्रैक्ट्स हुआ करेंगे, और वो पूछ लें क्या फॉर्मेट है उसका, लिखा हुआ है वैसे फॉर्म ए के तहत जो भी एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट बनता है। और इस केस में जब वो घर के जो जिन्होंने जो हायर कर रहे हैं एम्प्लॉयर्स जो हैं, एम्प्लॉई पूछ लें उनसे कि जी आप हमारे साथ कर लें कॉन्ट्रैक्ट। सो इस तरह आहिस्ता आहिस्ता एक प्रोसेस के तहत ये चीज़ इंप्लीमेंट हो सकती है, और इसमें मेरे ख्याल में किसी को कोई इशू नहीं होना चाहिए। अलबत्ता ये जो अंडर एज वाली चीज़ है, इससे लोगों को इशू होगा, बहुत सारे लोग रखते हैं अंडर एज स्टाफ को, एक वो इशू होगा। दूसरा, छुट्टियों वाली बात जो है ना सर, ये बड़ी इंटरेस्टिंग है। एक तो होगी ना सालाना छुट्टियाँ, वो तो शायद हो ही जाती हैं, सबके घर में एक मामला तो सिस्टम होता है। एक ये भी बात है कि हर कॉर्पोरेट सेक्टर चले जाएं, किसी बैंक, किसी भी आप नौकरी में चले जाएं, तो उसकी एक वर्किंग आवर्स होती हैं। वो सुबह 8 बजे से या 9 बजे से दोपहर 5 बजे तक होते हैं, वो शाम 6 बजे से सुबह 2 बजे तक हो सकते हैं, वो डिपेंड करता है कंपनी कैसी है। लेकिन जब वर्किंग आवर्स नहीं है, तब उस शख्स को आज़ादी होनी चाहिए कि वो जिधर मर्जी जाए, आए जाए, एट हिज और हर विल प्लेजर, और ये आपका जो एम्प्लॉयर है उसको अलाउ करना चाहिए। फ़र्क सिर्फ ये है इसके अंदर कि यहाँ पे होता ये है कि जो स्टाफ होते हैं घर का, उनको किसी भी बेटाइमा कि भाई अगर कोई घर में बावर्ची है या ड्राइवर है या कोई और स्टाफ है, तो किसी भी टाइम उनको कहा जाता है कि चलो जी, अगर वो सो भी नहीं है, आराम कर रहे हैं, तो उठो जी, चलो जी, या इस वक्त ये करते हैं वो करते हैं, कोई सेट टाइम नहीं है। तो आई थिंक वो तो एक बड़ी ज़रूरी और लाजमी चीज़ है कि किसी शख्स की सारी ज़िंदगी जो है वो ये तो नहीं हो सकती। ये तो जॉब है, ये तो एक ज़रिया है जिससे उन्होंने पैसे कमाने हैं, कुछ अपने पास रखने हैं, कुछ घर भेजने होंगे आई एम श्योर। लेकिन उसके अलावा इफ़ दैट पर्सन, उसका दिल करता है जी कि मेरे सब काम कुम हो गया, अब मैं ज़रा निकल रहा हूँ बाहर, सुबह 9 बजे मैंने वापस ड्यूटी पे आना है, तो मैं आ जाऊँगा जैसे तैसे। सो ये सर, इस सिस्टम को ना थोड़ा इवॉल्व होने की ज़रूरत है। हम बड़े एक दकियानुसी सिस्टम में अभी तक चल रहे हैं। जी बिल्कुल। एक तो आपने ये बिल्कुल ठीक कहा है कि एतराज़ इस चीज़ का होगा कि अगर कॉन्ट्रैक्चुअल हो जाएगा सब कुछ, तो फिर आप उसको आफ्टर आवर्स कैसे काम करवाएंगे। दूसरी जो एतराज़ होगा एम्प्लॉयर्स को इस चीज़ के ऊपर, वो होगा मिनिमम वेज का, कि देखिए अगर कोई शख्स आपके घर पे रह रहा है और वो वहीं से खा पी रहा है, तो चलें उसकी कोई एक एक्स अमाउंट होगी उसके अगेंस्ट जो कि आप सेटल कर लेंगे, लेकिन बाकी तो आपने पूरे करने हैं ना। और जो शख्स आपके घर रह ही नहीं रहा, वो आता है और अपने ड्यूटी आवर्स पूरे करके चला जाता है, विजिटिंग है, तो उसमें अगेन मतलब वो 8 घंटे काम कर रहा है, 4 कर रहा है, 3 कर रहा है, उसको फिर आपने अभी तकरीबन 40,000 तक पहुंच गई है मिनिमम वेज। मुझे बताएं कि इधर कितने लोग हैं जो कि हाउस हेल्प को अकॉर्डिंगली 40,000 के पे कर रहे हैं। सो उनको इस पर भी बड़ा मसला होगा। तीसरा सर, अब आप ये देखें कि हम ज़ाहिर है बहुत सारे मर्द हज़रात हैं जो ये काम करते हैं, और बहुत सारी ख़वातीन भी हैं जो ये काम करती हैं। और हम अक्सर ये जिक्र करते हैं कि जी वो जिन भी ममालिक ने तरक्की की है, यहाँ तक कि बांग्लादेश ने भी अगर रिसेंटली अपना वो GDP ऊपर लेके गए हैं, तो उसमें विमेन वर्कफोर्स का बड़ा किरदार था। और यहाँ पे आप अगर देखें तो मतलब सरकार की तरफ से, जिस तरह से आपने कहा कि ये कॉन्ट्रैक्ट को लेके कितने TV चैनल्स हैं जिस पे बात हो रही है, कितने अखबार हैं जिसमें आ रहा है कि जी रेडियो कैंपेन्स हैं कि जी आप अगर एम्प्लॉयर हैं तो ये करें, एम्प्लॉई हैं तो ये करें, कुछ भी नहीं हो रहा है। यहाँ पर तो आप अगर वुमेन वर्कफोर्स की बात करें, ज़्यादातर जो ख़वातीन इस इनकम ब्रैकेट की हैं, इस किस्म के जो काम करती हैं, उनसे जब आप पूछें तो वो आपको बताएंगी कि उनका जो हस्बैंड है वो एडिक्ट है। सो बेसिकली पाकिस्तान में तो ज़्यादातर विमेन वर्कफोर्स जो है वो पॉडरी हस्बैंड्स ने तैयार की है। अगर मतलब वो ना होते तो शायद आज ख़वातीन बिल्कुल भी ना काम कर रही होती। हाँ बिल्कुल। और सर इसके देखें ना, एक और बहुत बड़ा सेगमेंट है जो कि अब रिसेंटली आप देखेंगे क्रिएट होना शुरू हो गया है। और क्योंकि देखें, आप जैसे कहा कि एक लोअर इनकम ब्रैकेट में
बहुत ज़्यादा ऑफस्प्रिंग बहुत ज़्यादा आ रहे हैं और बच्चे पैदा हो रहे हैं, लेकिन जो आपका थोड़ा सा मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास और फिर एलीट तो चले छोड़ ही दें, वहाँ पे भी बच्चे पैदा हो रहे हैं, मतलब कंपैरेटिवली कम बट वहाँ पे। और वो जो विमेन की आपने बात की ना, वहाँ एक ख़ास तरह से एम्प्लॉयमेंट जो है वहाँ भी बहुत ज़्यादा ख़वातीन की होती है, जिनका मैंने जिक्र किया कि छोटे बच्चों को रखते हैं, वो बच्चों को खेलने के लिए, उनको छोड़ भी दें तो एक्सपीरियंस नर्सेज कह लें आप, नैनीज़ कह लें, मेड्स कह लें, उसका एक रिवाज यहाँ पे है और बहुत ज़्यादा है, और वो कंट्रीब्यूट करती हैं और कितनी बड़ी जिम्मेदारी है। मैं तो ये समझता हूँ कि ये हमने भी नहीं सोचा कि आपका बच्चा आपने किसी के हवाले किए और आपके पास लिखत ही नहीं है कागज़ पे कि ये बंदा मेरा एम्प्लॉई है या नहीं है। मतलब आप 10,000 चीज़ें हो सकती हैं कि कुछ भी, मतलब फ्रॉम एन एम्प्लॉयर पॉइंट ऑफ व्यू मैं कह रहा हूँ कि आपका किसी किस्म का एक नीम सा कॉन्ट्रैक्ट तो होना चाहिए। ये सारा कुछ जो है वर्बल ही चल रहा है और आपने हवाले क्या किया है, अपना बच्चा। देखिए, और ये एक और चीज़ जिससे आपको पता लगेगा कि डिस्पैरिटी है क्या। दोनों पेरेंट्स अगर काम करते हैं तो जाहिर है बच्चे को किसी ना किसी के पास तो छोड़ना है। अच्छा, अब यहाँ पर जो डे केयर सेंटर्स हैं, अक्सर लोग उनमें नहीं करवाते और घर पे एक नैनी रख लेते हैं, क्योंकि वो कहते हैं कि डे केयर महंगा है और नैनी सस्ती पड़ती है। इमेजिन कि डे केयर सस्ता पड़ना चाहिए, उसकी वजह ये है कि डे केयर में मल्टीपल बच्चे होते हैं, वॉल्यूम ज़्यादा है, लेकिन उस वॉल्यूम ज़्यादा के बावजूद आपको घर पे सोलो नैनी सस्ती पड़ रही है। इसका मतलब ये नहीं है कि डे केयर जो है वो आपसे बहुत एन आर्म एंड लेग चार्ज कर रहे हैं। इसका मतलब ये है कि यू आर पेइंग एक्सट्रीमली लेस टू द नैनी एट होम। बिल्कुल सर, आई थिंक जो आपको बहुत भी अच्छी स्टाफ की नैनी मिल जाएगी, दैट इज़ स्लाइटली अबव मिनिमम वेज होगा। चलें वो 20,000 रुपीज़ अबव मिनिमम वेज हो जाएगा, उससे ज़्यादा क्या होगा यहाँ पे, इस तरह तो नहीं। हाँ, अनलेस एक और लाइन बनी हुई है, वो जो इम्पोर्टेड फिलिपिनो मेड्स वाला सिस्टम है, वो फिर एलीट का एक मसला है और वो कर रहे हैं। लेकिन इसी चीज़ में रहते हुए आपने बिल्कुल ठीक कहा कि ये दुनिया में आप चले जाएं कहीं तो वहाँ तो ये निज़ाम ही नहीं है इस किस्म का कि भाई कोई नैनी नूनी। वो तो बहुत उनके जो बहुत ही अमीर लोग जो हैं वहाँ पे वो सोचते हैं कि नैनी नूनी होनी चाहिए, वरना वो तो उनको अगर खुद खाने पे जाना हो तो वो तो बेबी सिटर मंगवाते हैं पार्ट टाइम। यहाँ पे तो ये कि जी है बस हमारे पास, और एक नहीं की जगह दो हैं। बिल्कुल। और फिर आप ये देखिए कि लोग, जिस तरह से आपने ये कहा कि कोई लिखत पढ़त नहीं है, अपने बच्चे पे ट्रस्ट कर रहे हैं उसके साथ, इसी तरह मतलब मैंने बड़े कम लोगों को जानता हूँ जो अपने ड्राइवर को कॉन्फिडेंस में लें कि दोस्त तुम्हें कभी नींद आए लॉन्ग रूट पे मुझे बता देना, कोई ऐसे मसले वाली बात नहीं है, खुद और मुझे अपने साथ लेके कहीं वज ना जाना। तो यहाँ पर तो मतलब आप देखें कि लोग बड़ा अपनी जान के साथ ट्रस्ट करते हैं, अपने बच्चों के साथ ट्रस्ट करते हैं, अपने माली मामलात के साथ ट्रस्ट करते हैं। कोई लिखत पढ़त नहीं होती, सिर्फ वर्बली होता है। अक्सर लोगों के शनाख्ती कार्ड तक नहीं बने होते, इवन इफ व्हेन दे आर ऑफ एज। अक्सर लोग, आपको पता है, अपनी बीवियों के, अपनी बेटियों के, अपनी बहनों के आईडी कार्ड ही नहीं बनवाते कि इनको ये फिर वोट भी डालेंगी, ये फिर आके भी मांगेंगी, काम उनसे करवाते हैं। तो ये बड़ा ही हमारे यहाँ पर अमीरों का, और वो अब कौन सा कोई किसी को पर्सनली जानता होता है, वही होता है कि जी कि वो चाहिए, हाउस हेल्प चाहिए, तो वो मेरे दोस्त के दोस्त के दोस्त ने कहा है कि ये एक हमारे पास है। तो इस तरह से लेकर ये सब के लिए बहुत ख़तरनाक मामला है। बिल्कुल ठीक है, थोड़े से आपके फाइनेंसेस, मंथली बजट ऊपर नीचे होगा, लेकिन ये कॉन्ट्रैक्ट करना बहुत ज़रूरी है। सरकार को इंश्योर करना चाहिए कि वो इसमें फैसिलिटेट करे, नंबर 1। नंबर 2, थोड़ी सी अगर आर्म ट्विस्टिंग भी करनी पड़ती है तो भी करे। नंबर 3, जो मजबूर तबका है उनको बताएं कि ये आपका हक है। और तीसरा, मजबूर तबके को ये भी बताएं कि काम करके अपने हालात बेहतर करें और उस तरह से अपनी आगे फैमिली प्लान करें, क्योंकि आप क्या चाहते हैं कि जिस तरह से आप जी रहे हैं, क्या आपके बच्चे और आगे उनके बच्चे भी इस तरह से जिएं, ये बहुत ज़्यादा है। और सर बस लास्टली से ब्रेक से पहले कि थोड़ा हमारा जो वुकला बरादरी है उनके बारे में भी सोचें कि सर एक नई एवेन्यू जब खुल जाएगी कॉन्ट्रैक्ट्स की, तो सर वो कितने इस चीज़ से खुश होंगे। सर नए नए केस आएंगे इसके अंदर, ये एवेन्यू तो अभी एग्जिस्ट ही नहीं करती है, एम्प्लॉयमेंट लॉ जिसे कहते हैं। बट अगेन ऑन अ सीरियस नोट, ये बहुत ज़रूरी अहम चीज़ है, इसके ऊपर फोकस भी होना चाहिए और इसके ऊपर जल्द किसी किस्म की इम्प्लीमेंटेशन ओरिएंटेड काम जो है होना चाहिए। यहाँ पे हम जाएंगे ब्रेक के ऊपर, प्लीज़ स्टे विद अस। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। आप देख रहे हैं बोलो जनाब। सर आगे चलते हैं। सर आपको पता है जो सोशल मीडिया ट्रेंड्स होते हैं उनमें बहुत सारी चीज़ें पिछले कुछ सालों में हमारे सामने आई जो हम इंजॉय करते हैं, छोटी छोटी रील्स होती हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा लुत्फ़ उन चीज़ों को आता है जो बिफोर एंड आफ्टर की आपको ना कंपैरिजन्स दिए जाते हैं।
तो सर ऐसे ही कुछ हुआ क्रिकेटिंग वर्ल्ड में। ये कहानी शुरू होती है, शाहिद अफरीदी साहब ने अपने ऑफिशियल एक्स के पेज से एक ट्वीट की जिसमें वो कहते हैं कि जो डायमंड ग्राउंड इस्लामाबाद है उसके कुछ मनाजर उन्होंने दिखाए जिसके अंदर कुर्सियाँ तबाहकुन हालत में पड़ी हुई हैं। वहाँ पे जो उनकी बाथरूम्स हैं वो इस काबिल नहीं है कि वहाँ बंदा गुजर भी सके उनके सामने से, लेट लोन जाए। इक्विपमेंट रूम्स बहुत गंदे हैं। जो स्पेक्टेटर्स के लिए कुर्सियाँ हैं वो टूटी हुई हैं। और ये इमेजेस उन्होंने कहा कि ये अगर तो हमारी जो जैसे वो लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं कि डोमेस्टिक क्रिकेटर्स जो ज़्यादातर यहाँ पे ऑपरेट करते हैं वो हमारे क्रिकेटिंग फ्यूचर की रीढ़ की हड्डी हैं, बैकबोन है फ्यूचर ऑफ क्रिकेट के लिए। तो उनको अगर आप ऐसी फैसिलिटीज़ देंगे तो वो बेचारे क्या ही कर लेंगे। तो ये जब उन्होंने ये पर्टिकुलर चीज़ बताई तो इसके बाद ही कुछ देर बाद एक और ट्वीट आ गई जिसके अंदर उन्होंने बताया 2 दिन के बाद, हाँ 2 दिन के बाद, कि जी वो रेनोवेट हो चुका है और उसकी जो तस्वीरें कंपैरेटिवली बेहतर लग रही हैं। लेकिन मेरे ख्याल में फिर भी इसके अंदर थोड़ी सी एक डिफरेंस पैदा हो जाता है कि आपने अगर देखें स्पोर्टिंग एनवायरनमेंट देना, कोई भी वर्किंग एनवायरनमेंट देना है किसी भी शख्स को, तो एक बात की जाती है बड़ी अजीबोगरीब किस्म की कि ये शख्स जो है ये आपके ख्याल में जो जैसे सेठ लोग जो बात करते हैं कि ये अपने घर में ऐसे एसी मिलता होगा इसको घर में ऐसी फैसिलिटीज़ मिलती होंगी। तो ये तो इतनी एक फ्लॉड किस्म की थिंकिंग है। असल में तो ये होना चाहिए कि आप अपना दफ्तरी या इस किस्म का, ये इनका दफ्तर ही है ना बेसिकली, मतलब जहाँ ये खेलने जाते हैं और उसके इर्द गिर्द जो चीज़ें आप पिच अच्छी दे दें, ग्राउंड अच्छा दे दें, लेकिन उसके इर्द गिर्द क्रिकेट तो एक ज़बरदस्त गेम है जिसके अंदर 9 प्लेयरों ने हर वक्त बैठे होने हैं वहाँ पे, एक दूसरे इस टीम की है उस टीम की। तो वो जगह तो अच्छी होनी चाहिए, उसके अंदर ट्रेनिंग फैसिलिटीज़ भी अच्छी होनी चाहिए। ये किस किस्म की बात है कि जी वो जगह हम अच्छी नहीं देंगे। कमिंग बैक टू वो वाला पॉइंट कि आपको अपनी वर्किंग एनवायरनमेंट इतनी अच्छी देनी चाहिए कि एक शख्स अपने घर से खुशी खुशी जाए वहाँ पे कि यार दफ्तर कितना अच्छा है, वहाँ पे बाथरूम क्लीनलीनेस कितनी अच्छी है, वहाँ पे हाइजीन कितनी अच्छी है, वहाँ बाकी लवाजमात कितने अच्छे हैं। वो जितना आप बेहतर देंगे एक शख्स की परफॉर्मेंस बेहतर होगी, वो क्रिकेट हो, हॉकी हो, वो बैंकिंग सेक्टर हो, वो कॉर्पोरेट सेक्टर हो। तो ये अभी उन्होंने जो अपडेटेड तस्वीरें भेजी हैं कि ये आफ्टर वाली चीज़ें जो हैं, एक तो वो टू लिटिल टू लेट वाली बात है, और दूसरा मेरे ख्याल में अभी जो आपकी जिना ट्रॉफी जो है, कायद-ए-आज़म ट्रॉफी सॉरी, उसके अंदर एक ये स्टेडियम है जहाँ पे ढेर सारे मैचेस होने। एग्जैक्टली सो ये ध्यान गया भी इन द फर्स्ट प्लेस इसी वजह से कि जो 6 ग्राउंड्स का नाम दिया गया है कायद-ए-आज़म ट्रॉफी के लिए, उनमें से एक डायमंड है। तो उसी के बाद शाहिद अफरीदी साहब की ये ट्वीट आई। अच्छा, अब बात ये है कि अगर तो कोई और स्पोर्ट हो ना, जेवलिन की बात हो रही हो, टेबल टेनिस की बात हो रही हो, तो वो उसको जो उनके स्पोर्ट्स के बोर्ड्स हैं वो कहें जी कि हमारे पास पैसे नहीं हैं तो हम क्या करें, तो चलें कोई बात थोड़ी सी समझ में आती है। अब अगर पीसीबी के पास भी पैसे नहीं हैं तो फिर पैसे हैं कहाँ, ये सवाल है एक। दूसरी चीज़, जो आप डोमेस्टिक प्लेयर की रीढ़ की हड्डी की बात कर रहे हैं, वो जो तो बडिंग अपकमिंग प्लेयर है उसको तो आप छोड़ें। हमारे यहाँ पर बड़ा एक गिला किया जाता है कि जी ये जो हमारे प्लेयर्स हैं जो इंटरनेशनल टीम में आ जाते हैं हमारी पाकिस्तान में, ये इनकी जब परफॉर्मेंस ख़राब होती है तो ये उसके बाद डोमेस्टिक नहीं खेलते। तो होना तो ये चाहिए ना कि डोमेस्टिक में जाके परफॉर्म करें ताकि दोबारा टीम में पिक हों, डोमेस्टिक में जाके परफॉर्म करें ताकि हमें पता हो कि ये सीरियस खिलाड़ी है। भाई एक बंदा जो इंटरनेशनल खेल जाएगा वो उसके बाद इस ग्राउंड में कैसे उतरेगा दोबारा मैच खेलने के लिए। तीसरी और आखिरी चीज़ ये कि आपने बड़ी अच्छी बात है प्लेयर्स का भी जिक्र किया और साथ स्पेक्टेटर्स का भी जिक्र किया। आपको याद होगा कुछ साल पुरानी बात है, इसी शो पे हमने बैठ के बात की थी कि एक दफ़ा ये मतलब उन दिनों में साल पहले एक इसी तरह हमारा डोमेस्टिक टूर्नामेंट हो रहा था और उसमें स्पेक्टेटर्स को ग्राउंड के अंदर ही नहीं आने दिया। वहाब रियाज साहब केयरटेकर मिनिस्टर थे तब की बात है ये। बिल्कुल, और आप ये देखिए हम लोग हैरान हो रहे थे कि यार मतलब स्पेक्टेटर अगर कोई आना चाहता है, मतलब आप देखें ना ये जो अभी पाकिस्तान साउथ अफ्रीका सीरीज़ होने को जा रही है, इसमें जो टेस्ट मैचेस हैं उसमें 2 ग्राउंड्स पे से उन्होंने कह दिया है कि जी हम टिकट नहीं लेंगे, क्योंकि उनको पता है कि यार टेस्ट क्रिकेट में इतना बंदा नहीं आता है। तो ज़रा इनकरेज करने के लिए कि लोग आएँ, बच्चे बैठें, बच्चे देखें, इंस्पायर हों, क्रिकेटर बनना चाहें, तो चलो ग्राउंड फुल लगे, ज़रा रौनक लगे। तो मतलब मसला ये नहीं है कि आपने हर चीज़ में से पैसे ही कमाने होते हैं। अब अगर वो एक डोमेस्टिक मैच हो रहा था तब, और आज भी अगर वो कोई वन ऑफ इवेंट तो नहीं था, आज भी अक्सर ये होता होगा कि डोमेस्टिक मैच में स्पेक्टेटर्स को नहीं आने दिया जाता होगा, इसी वजह से नहीं आने दिया जाता होगा कि वो आ तो जाएंगे, फिर बाथरूम किधर जाएंगे, वो बैठेंगे किधर। अब बात ये है कि ट्रांसपेरेंसी चली जाती है जब क्राउड ना हो।
मतलब हम तो ये डिमांड करते हैं कि सारे जो डोमेस्टिक मैचेस हैं हमें टीवी पे दिखाए जाएं, हमें एज स्पेक्टेटर वहाँ पे अंदर जाने दिया जाए, वरना तो आप डिपेंडेंट होना कि जिस वो सिलेक्टर ने टीम सिलेक्ट की। इस मुल्क में जब भी कभी टीम सिलेक्ट हुई है, जब से मैं पैदा हुआ हूँ, मैंने यही सुना है कि टीम ठीक सिलेक्ट नहीं हुई। अच्छा, वो बात ये है कि ये बात ठीक है या गलत है, हमने छोड़ा हुआ सिलेक्टर पे, उसकी वजह ये कि हमें पता ही नहीं कि डोमेस्टिक सर्किट में हो क्या रहा है। तो ये ट्रांसपेरेंसी लाने के लिए बड़ा ज़रूरी है कि आवाम देख रहे हो, उनको सबका पता हो, सबके नाम आते हो, पता हो कि ये एवरेज इसकी ज़्यादा है पर इम्पैक्ट इसका ज़्यादा है। सो ये सारी चीज़ें ठीक करने के लिए, और अगेन पीसीबी के पास पैसे हैं, अब अगर वो नहीं खर्च रहा तो बड़ी ज्यादती की बात है। एक तो पैसे हैं, दूसरा आप देखें दुनिया भर के अंदर आप किसी भी स्पोर्ट में चले जाएं, वहाँ पे जब कोई साइड बन जाती है नेशनल लेवल और बहुत बड़ी क्लब लेवल, क्लब से मेरा मुराद है लीग लेवल, वो तो साइड बन गई, उसकी तो फैन बेस मौजूद है क्योंकि उसका ब्रांड बहुत बड़ा है। फुटबॉल में मैनचेस्टर यूनाइटेड का ब्रांड बड़ा है, उसमें जो भी प्लेयर आएगा वो स्टार बन चुका है। यहाँ पे पेशावर ज़ल्मी में जो भी प्लेयर आएगा वो बन गया है ब्रांड। दुनिया भर में फोकस जो है ना, ज़्यादातर आई बॉल्स जो हैं वो होती हैं पिछली खेप में, जो भाई जो नए बच्चे आ रहे हैं। आप देखें दुनिया में भर में एक स्काउट करने का बड़ा रिवाज है कि जी आप अमेरिकन तमाम जो स्पोर्ट्स हैं, आप NFL ले लें, आप मेजर लीग बेसबॉल ले लें, आप उनकी बास्केटबॉल ले लें, आइस हॉकी ले लें, इन सब के अंदर एक हाई स्कूल से लेके कॉलेजिएट लेवल से लेके फिर आपकी उसके बाद जो आपकी फर्स्ट ड्राफ्ट होती है, पिक्स होती हैं, फिर सेकंड ड्राफ्ट होती हैं, थर्ड ड्राफ्ट होती है, फिर एक टीम लड़का पहुंचता है। ये क्यों प्रोसेसेस बनाए हुए उन्होंने? क्योंकि एक तो इसके अंदर मेरिट का, बड़ी ट्रांसपेरेंसी का लफ्ज़ आपने इस्तेमाल किया, वो आ जाती है कि जी देखिए ये लड़का पूरा ग्राइंड से है। अब फ़र्ज़ करें कि लड़का ग्राइंड कर रहा है ये डायमंड स्टेडियम में, सुबह सुबह उठता है 6 बजे जाके प्रैक्टिस करता है, नेट करता है, फैसिलिटीज़ छोड़ने का किसी ने देखा ही नहीं। अगर तो देखें स्काउट ने, अगर डोमेस्टिक मैचेस हो रहे हैं और हमारे यहाँ स्काउट्स होते हैं, उन्होंने उसके बाद मैच की जो स्कोर कॉपी होती है वो मंगवा लेनी है। उससे तो नहीं प्लेयर की आइडेंटिफिकेशन होती है ना, वो तो होता है कि विजुअली आप देखें यार कि इस बच्चे का बल्ला कैसा है, ये कैसे पैसे मारता है, जैसे आपने कहा इम्पैक्ट है, रोकने वाला है। ये सारा कुछ जब तक एक सिस्टम नहीं बनेगा तो ये शाहिद अफरीदी साहब का बयान तो गलत है, ये रीढ़ की हड्डी नहीं है। फिर इसका मतलब है रीढ़ की हड्डी हमारे सेलेक्टर है, फिर तो वो जो कहेंगे हमने मानना पड़ जाएगा। सो पॉइंट भी है कि इसके अंदर जब तक ट्रांसपेरेंसी नहीं होगी तब तक नहीं। ये बहुत अच्छी चीज़ हुई है कि जी ये हाईलाइट हो गया कि स्टेडियम ठीक नहीं है, चलिए स्टेडियम आप सारे ठीक कर लें, मतलब बहुत अच्छे अच्छे बना लें। उसके बाद जब तक आप एक निज़ाम टॉप टू बॉटम चेंज नहीं करेंगे, यहाँ पे तो लड़का नहीं आएगा। और अगेन आपको ज़्यादा दूर जाने की ज़रूरत नहीं है देखने के लिए कि अगर आप एक टैलेंट को बहुत नर्चर करके ऊपर लेकर आते हैं। इंडिया इज़ अ गुड एग्जाम्पल ऑफ दिस। मतलब जो भी हमारे मसले हैं इंडिया के साथ वो अपनी जगह, क्रिकेट के अंदर तो ये बात मानी जाती है ना कि ईयर ऑन ईयर जो हैं वो एक साइड प्रोड्यूस करते हैं जो कि अच्छी क्रिकेट खेल रही है बड़ी सालों से, और आप ईयर ऑन ईयर एक साइड प्रोड्यूस कर रहे हैं जो कि दरमियानी क्रिकेट खेल रही है, तो कहीं तो मसला है। जी बिल्कुल। और बुनियादी बात यह है कि इंडिया ने जो किया है वो क्या किया, वो अपने रांची में इतने पैसे ले आए हैं कि वहाँ पर जो लड़का उनकी IPL तक नहीं भी पहुँचता या इंडियन साइड तक नहीं भी पहुँचता, वहाँ पे अगर वो 2 से 3 सीज़न रांची के लगा गया तो उसकी लाइफ कंफर्टेबल हो जाती है। तो और आपने अमेरिका का जिक्र किया, अमेरिका में भी ऐसे ही है कि जो बच्चा कॉलेज खेल जाए उसी की ज़िंदगी कंफर्टेबल हो। यहाँ पर आपका पूल बड़ा नहीं होगा, हमेशा छोटा रहेगा, क्योंकि आपका बच्चा जब भी कहेगा कि मैं स्पोर्ट में जाने लगा हूँ, आप कहोगे कि यार अगर तुम टॉप 11 में ना आए तो तुम्हारा तो करियर ही कोई नहीं। और ये अगेन ये सिर्फ क्रिकेट की हद तक बात नहीं है, बाकी स्पोर्ट्स को तो आप छोड़ ही दें, वहाँ पे तो उनकी नेशनल साइड का निज़ाम नहीं, ये तो फिर चले नेशनल आपके पास साइड है, इतना बड़ा बोर्ड है, लेकिन फिर भी ये मसले मिसाल। बस यहाँ पे जाएंगे हम ब्रेक के ऊपर, लेट्स टेक अ ब्रेक। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। आप देख रहे हैं बोलो जनाब। सर आगे चलते हैं सर, LHC की तरफ चलते हैं। लंदन हाई कोर्ट, लाहौर की से लंदन की। सर लंदन के हाई कोर्ट में सर एक बरतानवी हाई कोर्ट में एक केस चल रहा था, और ये जो यूट्यूबर हैं आदिल राजा साहब, इनके खिलाफ ब्रिगेडियर रिटायर्ड राशिद नसीर साहब ने हत्या की इज़्ज़त का दावा किया हुआ था, जो कि ये ब्रिगेडियर साहब जो हैं वो जीत चुके हैं। और इसको जीतने के बाद एक बड़ा तारीखी फ़ैसला जो है वो इन जज साहब ने ब्रिगेडियर साहब के हक़ में दिए, जिसमें वो कहते हैं कि 50,000 पाउंड जो हैं, जो कि 2 करोड़ रुपए बनते हैं, वो आपने जुर्माने के तौर पे और हर्जाने के तौर पे देने हैं, और 3 लाख पाउंड
यानी कि तकरीबन 11 करोड़ पाकिस्तानी रुपए जो हैं आपने देने हैं, जो आपकी अदालती जो अखराजात हुई हैं उसकी मद में देने हैं। तो सर ये टोटल जो ये रकम है 12-13 करोड़ रुपए अब ये आदिल रजा साहब को अदा करनी पड़ेगी। ये फ़ैसला एक इंटरनेशनल कोर्ट का है। आदिल रजा साहब, मुझे ये भी पता है कि वो पाकिस्तान में नहीं होते, वो मेरे ख्याल में बरतानिया ही होते हैं। तो इन मामलात से बचना हटना जो है ये कोई इतनी आसान चीज़ नहीं होती। उनका अदालती निज़ाम जो है वो बड़ा एक मुख्तलिफ़ किस्म का है और उसमें बड़ी सख्ती होती है। एक तो ये बात होगी। बाकी सर ये एक उस तरह से क्यों है ये इतना तारीख़ी फ़ैसला है, क्योंकि देखिए यहाँ पे तो हमें पता है कि जो हद तक इज़्ज़त के दावे होते हैं उनको आपने कामयाब बनाने के लिए उनको, क्योंकि यहाँ पाकिस्तान में अभी तक वो क्रिमिनलाइज्ड हैं, तो आप अगली पार्टी का रगड़ा लगवा सकते हैं। और वो क्रिमिनलाइज्ड डेफेमेशन जो है यहाँ पे इस्तेमाल होती है एज ए टैक्टिक, नॉट एज ए टूल। किसी ने अगर इतने सालों से ये क्रिमिनलाइज्ड तरह से इसको टैक्टिक के तौर पे यूज़ किया जा रहा है, तो इसको लोग भूल ही गए हैं कि इसको सही तरह से इस्तेमाल किया। जैसे किसी के खिलाफ अगर असल में डेफेमेशन हुई है, वो शख्स अदालत में जाके तो मेरे ख्याल में 7-8 साल फंसा ही रहेगा और फिर भी कोई फैसला नहीं आएगा, एंड में सुलह सफाई होगी। तो अब ये जो है हमने पहले भी देखा है कि टीवी चैनल्स कुछ जो हैं वो भी केसेस हारे हैं, केसेस जीते हैं बरतानवी अदालतों में। ये ऐसा केस है जिसमें एक शख्स ने एक शख्स के ऊपर केस किया है, जो कि दूसरा शख्स जो है वो जीत गया और ठीक ठाक पैसे जो हैं अदा करने पड़े हैं जो जिसने हद तक इज़्ज़त की। तो ये इस लिहाज से तारीखी है कि यहाँ पर एक एवेन्यू खुल गई फिर उन लोग जो ज़राए रखते हैं कि वो जाके बरतानवी अदालत में केस कर सकते हैं। जी सर, मुझे इस फैसले पे बैक वक्त खुशी और गम है। खुशी इस बात की है कि जब भी हत्क इज़्ज़त का दावा ख़ास तौर पर मीडिया को लेकर जब भी कोई जीतता है तो मुझे उस पर खुशी इसलिए होती है कि हमारी जो इंडस्ट्री है वो बहुत बदनाम हो चुकी है। वो हमें कहते हैं कि भाई आप तो अब सब न्यूज़ एंकर्स, न्यूज़ एनालिस्ट, न्यूज़ रिलेटेड लोगों को कहते हैं आप तो कुछ भी कर लेते हैं, आप तो पैसे लेके कर लेते हैं, लफाफा होता है, ये होता है, वो होता है। अच्छा, ये क्यों इमेज इतना ख़राब हुआ है? ये इमेज इसीलिए ख़राब हुआ है क्योंकि कभी किसी ने जानबूझकर या गलती से जैसे भी फेक न्यूज़ पेडल की है उसका बाद में मुहासबा नहीं हुआ। अगर मुहासबा होता हो ना तो फिर अवाम का ये तासुर ख़त्म हो जाए कि जी हम को बुरे लोग हैं। तो जब भी ये फैसला आता है किसी के भी ख़िलाफ़ आता है मैं तो बड़ा इस पर खुश होता हूँ। अच्छा, गम मुझे क्यों हुआ है कि फ़ैसला इसका बरतानिया में आया है, क्योंकि ये रिकोर्स आप पाकिस्तान में नहीं ले सकते। जैसे कि आपने बताया आप जो है उसके चक्कर लगवा दोगे, मतलब किसी और सूबे में किसी और छोटी सी शहर की अदालत में उसको ले जाओगे, लेकिन ये जिस तरह आप कह रही हैं 7-7, 8-8 साल केस चलता है, तो जिसने केस किया हुआ है वो खुद भी तो उसमें उसके भी तो चक्कर लगते हैं ना। बुनियादी बात ये है कि क्योंकि जो यूट्यूब है वो बरतानिया में भी देखा जा सकता है तो उनकी भी जुरिस्डिक्शन है। सो वही बात है, ये केस शायद अमेरिका में भी हो सकता था, ये केस शायद स्पेन में भी हो सकता था। बुनियादी बात यही है कि पाकिस्तान में क्या मसला है कि ये नहीं हो सकता। पाकिस्तान में क्यों हमेशा स्टेट यही रिकोर्स लेने की कोशिश करती है कि ऐसा करो कि या तो पूरा का पूरा वो प्लेटफॉर्म बंद कर दो या फिर इन तमाम लोगों पर यूट्यूब पर शो करने पर ही पाबंदी लगा दो। भाई होना तो ये चाहिए कि आप ज़्यादा से ज़्यादा इनकरेज करें कि हाँ जी करें आप शो, क्योंकि जिस दिन आपने कोई गलत बात कर दी उस दिन हम आपसे पैसे तो निकलवा ही लेंगे। सो बजाय के बैनिंग कल्चर के आप अपने कानून को इस जगह पर लेके आए कि आपको ये खतरा ही टल जाए कि कोई शख्स को गलत बात कर सकता। और फिर सर इसमें जो अगर हमारी ऑडियंस को इस किस्म की बात जो है ज़हन में आ रही है कि अगर फ़र्ज़ करें पाकिस्तान में ऐसा निज़ाम हो जाए और 13-13 करोड़ रुपए के जाने होना शुरू हो जाएं, लोग दावा तो 1 बिलियन से शुरू होता है यहाँ पे हद तक इज़्ज़त का, तो 1 बिलियन से कम नहीं होता। तो ज़ाहिर चलें उसको भी रेक्टिफाई करने, वो क्यों करते हैं लोग 1 बिलियन का दावा कि जी 1 करोड़ रुपए दें आपने हमारी वो की हद तक इज़्ज़त के दावे के अंदर, क्योंकि वो कहते हैं कि वैसे तो कुछ नहीं मिलना, लेकिन 1 बिलियन से अगले का थोड़ा डरेगा। तो सही फ़र्ज़ करें पैसे मिलना शुरू हो गए और किसी शख्स के पास पैसे नहीं है देने को, फ़र्ज़ करें एक साफ़ी उसके पास नहीं है, तो फिर कोर्ट आपको जेल भेजती है। फिर आप जेल जाती हैं कि जी आपका इतना हर्ज जाना है, आपने इसके अंदर कुछ अमाउंट दें और बाकी आप कटवाएं अपना जेल जाके। तो फिर इस किस्म की चीज़ें होती हैं। तो इसके अंदर कहीं ना कहीं रिकोर्स होगा, कहीं ना कहीं डर पैदा होगा, खौफ पैदा होगा कि जी आपने गलत खबर नहीं देनी।
बिल्कुल। अच्छा, मैं तो वैसे खैर ज़ाती तौर पे इसके खिलाफ हूँ, 1-1 बिलियन के जुर्माने के। ये तो आप किसी ऑर्गेनाइजेशन को कर दो, वो मेरे ख्याल में वो भी नहीं पे कर सकता, तो इनफरादी शख्स कैसे करेगा। मुझे अच्छी तरह याद है 2000 कोई मेरे ख्याल में 21-22 में मैंने एक केस फाइल किया इधर लाहौर हाई कोर्ट में, और मेरा डिस्प्यूट था पैसों का कुछ, और उसके उन जो डिस्प्यूट था उसके अलावा मैंने कहा कि जी मुझे क्योंकि ज़हनी कोफ्त हुई है और मैं इस सारे में से गुजर रहा हूँ, तो 5 लाख रुपए उसके भी, तो लेकिन टोटल अमाउंट जो मिला के वो कोई 1 मिलियन के करीब बन रही थी। तो जो उसकी पहली पेशी हुई उस पर जज ने बड़ा अप्रिशिएट किया कि आपने बिलियन ही नहीं मांगे, आपने बस 1 मिलियन के करीब की टोटल आपकी वो है। वो और बात है कि फैसला आज तक नहीं आया। सो बुनियादी बात यही है कि आप जो है जो डेफेमेशन के लॉज हैं, कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि कहीं पे हो नहीं रही या आज से 700 साल पहले होती थी या कोई फ्यूचरिस्टिक है। वो भाई तमाम जो तरक्की याफ्ता मुल्क हैं वहाँ पे जो कानून है एग्जैक्टली उसको एज इज़ इम्प्लीमेंट करने की ज़रूरत है। और जैसे आपने कहा कि इसको क्रिमिनलाइज ना रखें, इसको आप सिविल रखें, और इसके ऊपर आप बरतानिया में भी कई दफ़ा केस शुरू होने में बहुत टाइम लग जाता है, उधर भी बैकलॉग बहुत है, लेकिन एक दफ़ा जब केस शुरू होता है ना फिर 6 महीने में फारिग करते हैं वो। तो यहाँ पे एक दफ़ा जब पेशी शुरू हो गई है तो फिर उसको मुकाएं बीच में से। अगेन मैं उसका भी मार्जिन रखता हूँ कि एक शख्स है, गलती हो जाती है, सबसे हमसे हो जाती है, हमें पता लग जाता है कि यार वो बात की थी ठीक नहीं थी, फैक्चुअली इनकरेक्ट थी, हम आके माफ़ी मांग लेते हैं। उस पर माफ़ी बननी भी चाहिए कि यार वो गलती हो गई थी, कोई मलीस नहीं था दिल में। लेकिन एक बंदा कायम है और वो केस लड़ रहा है पूरा, तो फिर मतलब उसको पता होना चाहिए कि 6 महीने में फैसला होगा और मुझे कुछ ना कुछ देना पड़ेगा। तो ये जब तक नहीं करेंगे तब तक आप अगर, और कोशिश अगर ये होगी कि पूरा पूरा प्लेटफॉर्म बैन करना है या पूरे पूरे बंदे को बैन कर देना है, एक तो वो कामयाब नहीं हो सकती, दूसरा वो कामयाब हो भी गई, सरकार, रियासत और जो अफराद हैं जो इफेक्टेड, वो भाई पैसे कमाएं। उनको इस चीज़ का क्या फ़ायदा है कि लोग यूट्यूब नहीं कर रहे हैं। सर बिल्कुल। और देखिए यहाँ पे ना प्रायोरिटीज़ जो है ना उनको दुरुस्त करने की ज़रूरत है। क्रैक डाउन ऑन फेक न्यूज़ जो सूबाई लेवल पे भी और एक नेशनल लेवल पे यहाँ पे शुरू हो गया, उसके अंदर बड़ी अच्छी तरह कर सकती हैं आप। देखिए एक केस हो जिसमें हुकूमत को किसी ने कुछ कहा हो, हुकूमत पार्टी हो उसके अंदर के जी हम इस बंदे के ख़िलाफ़ केस कर रहे हैं, इन्होंने हमारी हुकूमत पंजाब गवर्नमेंट के ऊपर उनकी डेफेमेशन की है, तो अगर पंजाब गवर्नमेंट को लगता है कि ये केस का फैसला नहीं आना, तो फिर एक इंफरादी शख्स है वो क्या कर लेगा। तो गवर्नमेंट के लिए भी अच्छा है ना कि भाई आप विली निली आप मुँह उठा के आप एजुकेशन डिपार्टमेंट हो जाए, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट हो जाए, CM ऑफिस हो जाए, इतने ज़्यादा महकमे, आप किसी भी महकमे के ऊपर आप जो दिल में आए बोल दें, वो यूट्यूब हो या वो नेशनल टेलीविज़न हो या अखबार हो। अगर सबको पता होगा कि हुकूमत भी आ सकती है इसके अंदर, कोई शख्स भी आ सकता है इसके अंदर, तो वो 10 दफ़ा सोचेगा और उससे क्या होगा, उससे बेहतर जर्नलिज्म होगा, उससे चीज़ें साफ़ सुथरी हो जाएंगी, तो बस सर और रेपुटेशन जो है जर्नलिस्ट की बेहतर हो जाएगी। मैं तो सर इस नतीजे पहुंचा हूँ कि अब आपका मीडिया के अलावा भी कोई केस हो ना, उसको बरतानवी अदालत में ले जाया जाए। अच्छा, वो यही कहेंगे ना कि जी हमारी तो जुरिस्डिक्शन नहीं है, मतलब हम एक क्राइम है जो इस मुल्क में हुआ ही नहीं और जिसने किया वो इस मुल्क में रहता ही नहीं, तो हम इसमें क्या करें। आप कहो जी कि इस केस का फैसला आप करें, ये सारे कागज़ हैं, आप ज़ाहिर है उसको पकड़ नहीं सकते, लेकिन उसका कम से कम वीज़ा ही बंद कर दें अपने मुल्क का। आप लोगों के कम से कम वीज़ा तो बंद करवाएं ना। बिल्कुल सर। अगेन जैसे मैंने कहा तारीखी फैसला है इस चीज़ के अंदर, और अगेन सब चीज़ें जो हैं उनको एक खुले जहन से सोच के उनके ऊपर कोई चीज़ें होनी चाहिए ताकि ये मामला मज़ीद बेहतर हो पाकिस्तान के अंदर। सर बाकी इजाज़त लेते हैं, वक्त ख़त्म हो जाता है, कल आपसे इंशाअल्लाह फिर मुलाकात होगी। खुदा हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।